बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम मोहम्मद ज़मान SS GHSS धड़क अज़ीज़ ख़ान, सब्जेक्ट केमिस्ट्री। प्यारे बच्चों, परसों आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसा कि डायपोल 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 इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ये फोर्सेस मॉलिक्यूलों के दरमियान पाए जाते हैं और मॉलिक्यूल्स को आपस में इंतहा में रखते हैं बच्चों। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये फोर्सेस जो हैं ये तो पहले से मौजूद पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव फोर्सेस के दरमियान पाए जाते हैं। जैसे कि HBr और HBr, the electronegativity of bromine is greater than hydrogen, so the covalent bond between hydrogen and bromine is polar in nature. Thus, a force of attraction is present between the negative end of HBr molecule and the another positive end of HBr molecule। लेकिन बच्चों, इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे कि वाटर है H2O, तो इसमें क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर। तो देखिए अजीज तलबा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पाया जाता है जो इन मॉलिक्यूलों को आपस में जुड़े रखती है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें पोल्स मौजूद न हो, जिनमें पोलैरिटी ना हो, जैसा कि हीलियम, नियॉन, आर्गन और इस तरह दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसा कि नाइट्रोजन, Cl2O2, ऐसे मॉलिक्यूलों में किस तरह ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये किस तरह होते हैं और कैसे और ये कहाँ से आते हैं। तो ये मसला मेरे बच्चों, लंदन नामी फ्रिट्ज लंदन नामी जर्मन फिजिसिस्ट था 1930 में फ्रिट्ज लंदन ने इस पर काम किया और मालूम किया कि एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कांस्टेंट मोशन में होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम मिसाल लेंगे एक हीलियम एटम को बतौर मिसाल। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कांस्टेंट मोशन में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो मोशन के दौरान ये इलेक्ट्रॉन साइड में पड़े हुए करीबी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्ट करते हैं और इसमें यानी पोल्स पैदा करते हैं। तो किस तरह, यानी
इस तरह शक्ल तैयार कर लेना है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस तरफ और पॉजिटिव इस तरफ, तो इसमें डाइपोल पैदा हो जाता है, डाइपोल, और ये डाइपोल कहलाता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल। तो नतीजतन यही डाइपोल जो होता है ये साइड में पड़े हुए दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को भी यानी इफेक्ट करता है और इसको भी डाइपोल पैदा करता है। तो वो भी इस तरह एक साइड पे पॉजिटिव, दूसरे साइड पे नेगेटिव, यानी दो तरह के पोल पाए जाते हैं। ये डाइपोल पहले से मौजूद पोलर मॉलिक्यूल के चार्जेस की तरह नहीं होते, यानी ये बन जाते हैं। ये इस इफेक्ट की वजह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पोल्स बन जाते हैं और यूं इन मुख्तलिफ यानी नेगेटिव पॉजिटिव पोल्स के दरमियान एक कशिश आ जाती है और इस कशिश का नाम क्या होता है? डाइपोल लंदन डिस्पर्जन फोर्स। पहले बच्चों ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल था और इस वजह से जब करीबी एटम में डाइपोल पैदा हुआ तो इस डाइपोल को कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। अब ये फोर्स क्या है? लंदन डिस्पर्जन फोर्स इस तरह बनता है, इसमें हमारा इंपॉर्टेंस हम देंगे किसको? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को और हीलियम, नियॉन, आर्गन जैसे एटम्स को जिनमें पोलैरिटी मौजूद ना हो। लेकिन ये नहीं है कि ये सिर्फ नॉन पोलर में डिस्पर्जन होगी, ये नहीं है कि सिर्फ नोबल गैसेस में डिस्पर्जन होगी, ये पोलर मॉलिक्यूल्स में भी हो सकती है। लेकिन लंदन में मिसाल के तौर पर ये इसलिए पेश किया कि सवाल यही था कि नॉन पोलर किस तरह आपस में यानी इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह आपस में जुड़े रहते हैं। तो देखिए इंस्टेंटेनियस डाइपोल के बीच में जो कशिश होती है, इस कशिश को लंदन डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं। अब आते हैं उसकी तारीफ की तरफ। तारीफ, उसकी डिफिनेशन किस तरह पढ़ेंगे? डिविकर intermolecular forces resulting from the motion of electrons and creation of instantaneous dipole। ये वो लंदन डिस्पर्जन फोर्स। अब बच्चों ये सिलसिला जारी रहता है। देखिए मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या मिलेगा? रिजल्टिंग फ्रॉम द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन मोशन में है और वो एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये मोशन के दौरान इफेक्ट करते इलेक्ट्रॉन्स को और क्रिएशन ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इसमें क्या करती है? यानी इस मोशन की वजह से इसमें क्या डाइपोल पैदा हो जाता है और डाइपोल को इंस्टेंटेनियस डाइपोल कहते हैं। इस लेक्चर के अंदर डिफिनेशन करना लिखते हैं। अब जो हम आते हैं
लंडन डिस्पर्जन फोर्स किस चीज से यानी फैक्टर इफेक्टिंग या हमें कहेंगे किस चीज पर डिपेंड करते हैं? देयर आर टू डिपेंडेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and second shapes of molecules कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लंदन डिस्पर्जन फोर्स को या लंदन डिस्पर्जन फोर्स कैसे इफेक्ट करती है? शेप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे इफेक्ट करती है? तो देखें पीरियोडिक टेबल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अदर वर्ड्स हम लिखते हैं साइज ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। As we go down the group in periodic table, the number of electron, or in other words, the size of atoms increases by this successive addition. By the you are due to the successive addition of shells मिसाल के तौर पर हेलियम उसका एक शेल है, उसके बाद नियॉन दो हैं। इस तरह स्टेप वाइज डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो एक एक शेल का इजाफा होता है। इसका मतलब यह है कि जितने शेल्स बनेंगे इलेक्ट्रॉन की तादाद में भी इजाफा होगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन के मोशंस की वजह से इंस्टेंटेनियस डायपोल आसानी से पैदा होगा और यूं जो साइड में पड़ा हुआ दूसरा एटम होगा इसमें भी आसानी के साथ डायपोल पैदा करेगा। देखिए ये नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह ये आसानी के साथ पैदा करेगा और फिर क्या होगा, ये डिस्पर्जन जो होगी, डिस्पर्जन फोर्स जो होगी ये फिर ज्यादा होगी, मजबूत होगी। यही वजह है कि हेलियम में जो लंदन डिस्पर्जन फोर्स है वो ग्रेटर है देन नियॉन, एंड नियॉन में हेलियम में ये फोर्स ऑफ डिस्पर्जन फोर्स है वो कम है नियॉन से, और नियॉन में जो है वो कम है आर्गन से, एंड सो ऑन। अब बच्चों शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स spherical molecules have less dispersion, forces then long straight chain molecules। ये क्या वजह है कि स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स में डिस्पर्जन रेशियो की अपना होती है, बमुकाबले
स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स के और स्ट्रेट लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स के, ये वजह स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स को उसका सरफेस एरिया वो क्या होता है, वो कम होता है, सरफेस एरिया कम होता है और उसको डिस्पर्जन के लिए चांस कम मिलता है, मौका कम मिलता है बच्चों। अब शेप्स मिसाल के तौर पर हम मिसाल लेते हैं कि हीलियम में ये स्फेरिकल, ये इसमें डिस्पर्जन कम होगी और इस तरह आप मॉलिक्यूल्स की तरफ आते हैं कि नॉर्मल ब्यूटेन जो है CH3 CH2 CH2 CH3, ये है नॉर्मल ब्यूटेन। अब इसमें डिस्पर्जन ज्यादा होगी, साथ में पड़े हुए मॉलिक्यूल को ज्यादा इफेक्ट करेगा, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि इसमें डिस्पर्जन ज्यादा आएगी और दूसरे साथ में पड़े हुए मॉलिक्यूल उसके साथ देखिए मिसाल के तौर पर मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, फिर ये है, तो इन मॉलिक्यूलों के दरमियान क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम नॉन डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं वो ज्यादा होगी। तो इस तरह अगर हम मॉलिक्यूल जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन उसका शेप कुछ और हो, मिसाल के तौर पर CH3 यहाँ पे CH3 ये क्या है, यानी 2-methyl प्रोपेन है, 2-methyl प्रोपेन, इसमें ब्रांच है और चेन उसका जो है ये नॉर्मल ब्यूटेन से ये शॉर्ट चेन है, तो इसका फिर क्या नतीजा निकलेगा, नतीजा उसका फिर ये होगा कि इसमें डिस्पर्जन कम होगी और उसका अंदाजा हम किससे करेंगे, देखिए हम उसका बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट वो है 272.5 केल्विन और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 26.5 केल्विन। इसका मतलब है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मतलब है या इससे हम ये नतीजा हासिल कर सकते हैं कि इसमें डिस्पर्जन फोर्स ज्यादा है। इसके बाद हमारा टॉपिक है यानी एवापोरेशन, कोर्स कंटेंट में हमारा जो शामिल है वो अगला है एवापोरेशन। व्हाट इज एवापोरेशन, पहले एवापोरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। द स्पॉन्टेनियस चेंज, the spontaneous change of a liquid into its vapor phase is at any temperature, is called evaporation. Spontaneous change of a liquid into its vapor phase at any temperature is called evaporation. Spontaneous का मतलब है खुद ब खुद चेंज होना लिक्विड से वाटर फेज में। तो देखिए पहले तो ये क्या होगा, ये अमल जारी रहेगा हर एक टेम्परेचर की। मिसाल के तौर पर हमारे पास कितना टेम्परेचर है, इसमें एक लिक्विड मिसाल के तौर पर हम लेते हैं वाटर पड़ा हुआ है, तो इससे ये खुद ब खुद निकलेंगे और वेपर फेज में फेज में जाएंगे। क्यों? सवाल ये पैदा होता है
कि क्यों वेपर में ये लिक्विड के मॉलिक्यूल क्यों वेपर फेज में जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, उसकी वजह हम किन चीजें करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कांस्टेंट मोशन में, यानी कांस्टेंट मोशन एकदम कांस्टेंट मोशन होती है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की, और हर मॉलिक्यूल की अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये काइनेटिक एनर्जी ये तब्दील होती रहती है हर कोलिजन के बाद, हर कोलिजन के बाद ये एनर्जी चेंज होती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कोलिजन के दौरान उनकी तवानाई एनर्जी बढ़ जाती है, तो ज्यादा तवानाई वाले मॉलिक्यूल्स जब सतह तक पहुंच जाते हैं तो उसकी एनर्जी लिक्विड की एनर्जी के मुकाबले में यानी ज्यादा होती है, और इस एनर्जी की वजह से या ज्यादा एनर्जी की वजह से वो वेपर फेज में चले जाते हैं। तो यूं ये प्रोसेस जारी रहता है और यहाँ तक कि सारा लिक्विड वेपर फेज में चला जाता है। अब ये वेपर्स जो बनते हैं, इन वेपर्स को अगर हम कंट्रोल कर लें, इन वेपर्स को अगर हम कंट्रोल करें, यानी इस बर्तन को इस कंटेनर के ऊपर इस तरह कोई और कंटेनर रख दें, तो यहां से हम एक और चीज की वजाहत एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, वो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। सो व्हाट इज वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर की एक चीज है, हम पहले पढ़ चुके कि मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट मोशन में होते हैं और कोलिजन करते हैं आपस में, कोलिजन के दौरान एनर्जी में चेंज आती है, तो ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं और चले जाते हैं। अगर उसको बंद कर दिया जाए तो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ क्या होंगे, यहाँ जमा हो जाएंगे इस कंटेनर में, यहाँ पर वो जमा हो जाएंगे। पहले जो हमने ये रख लिया, ये रेट ऑफ ऑपरेशन ये ज्यादा था, यानी देखिए निकल रहे थे मॉलिक्यूल्स, तो जब ज्यादा मिकदार में मॉलिक्यूल्स जमा हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एनर्जी लॉस करके दोबारा लिक्विड में आना शुरू कर देते हैं। पहले मरहले में या एक दिशा ज्यादा मॉलिक्यूल निकलते हैं और कम मॉलिक्यूल आते हैं, लेकिन एक ऐसा वक्त आ जाता है कि ये मॉलिक्यूल्स का जाना और वापस आना ये बराबर हो जाते हैं। तो जब ये बराबर हो जाए, वापस आने जो वेपर फेज से जब वापस आ रही उसको कहते हैं कंडेंसेशन, उसको कहते हैं कंडेंसेशन, और जो जा रहे हैं इस प्रोसेस को कहते हैं एवापोरेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं एवापोरेशन, वापस आने को कहते हैं कंडेंसेशन। जब दोनों बराबर हो जाएं, जब दोनों रेट्स बराबर हो जाएं, यानी when the
rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation this is called as equilibrium. जब कंडेंसेशन और इवेपोरेशन आपस में बराबर हो जाए उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब इस इक्विलिब्रियम पर कंडेंसेशन और इवेपोरेशन को माइंड में रख के ज़हन में रख के हम वेपर प्रेशर की वजाहत करेंगे कि व्हाट इज वेपर प्रेशर। तो देखिए वेपर प्रेशर की डेफिनेशन, व्हेन the pressure created by vapor, the pressure exerted by vapors when the system is in equilibrium. The pressure exerted by vapors when the system is in equilibrium. तो देखें हम यहाँ पर तफसीलन पढ़ चुके हैं कि ऑपरेशन होती है, कंडेंसेशन होती है, यहाँ पर वेपर्स जमा होते हैं। तो ज़्यादा मिकदार में यहाँ इन वेपर्स जमा हो चुके होते हैं और साथ साथ एक इक्विलिब्रियम भी होता है। तो इस दौरान ये वेपर्स की जो मॉलिक्यूल है ये जो प्रेशर डाल रहे होते हैं इस प्रेशर को कहते हैं वेपर प्रेशर। अब प्यारे बच्चों अगला हमारा होगा बॉइलिंग पॉइंट। तकरीबन ये सारे टॉपिक्स आपस में इंटररिलेटेड हैं। सब टॉपिक्स आपस में इन्हें काफी ताल्लुक है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट देखें, पहले डिफिनेशन करेंगे कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर at which the vapor pressure of liquid becomes equal to the external pressure. Pressure means atmospheric pressure. यानी वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर को रिकॉर्ड वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। ये एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसको कहते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो अब यहाँ हम मिसाल के तौर पर
यानी पानी लेते हैं, वाटर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वाटर है इस कंटेनर में, एक जो उसको हम हीट दे रहे हैं, हीट। तो हीट देने से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ये हीट इन फोर्सेस को खत्म करने में इस्तेमाल होगी। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सारा हीट जो है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के तोड़ने में इस्तेमाल होती है। इसको यानी हीट देते हैं और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये इसके अंदर जस्ट होता जाता है 100 के ऊपर ये वाटर जो है ये बॉइलिंग शुरू कर देता है, स्टार्ट्स बॉइलिंग। स्टार्ट बॉइलिंग, तो बॉइलिंग करने के लिए क्या होता है, ये मॉलिक्यूल ये बॉइलिंग निकलना शुरू कर देता है। क्यों? टेम्परेचर, क्योंकि वो एनर्जी गेन कर रहे होते हैं और एनर्जी गेन करने के बाद मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं। और इस तरह ये टेम्परेचर ये 100 पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर ये कांस्टेंट रहता है। मतलब क्या कि इस 100 के बाद सारा ही जो है अब ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसको इन्हें ब्रेक या तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो नतीजतन ये वाटर 100 से आगे नहीं बढ़ता और उसका मतलब ये है कि ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इस तरह अदर लिक्विड्स भी हैं, हर एक अपने एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट तक वो हीट जज़ब करके उसके बाद इन्हें बॉइलिंग शुरू कर देते हैं। तो बॉइलिंग टेम्परेचर उसके बाद यानी पहले हीट देने से टेम्परेचर यानी आगे टेम्परेचर बढ़ता है 100 तक और 100 के बाद क्या होता है कि बॉइलिंग शुरू हो जाती है। तो बॉइलिंग पॉइंट जब ज़्यादा होगी, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो भी कम होंगे। अब उसके बाद उसकी इम्प्लीकेशंस हैं बॉइलिंग पॉइंट के। बॉइलिंग पॉइंट ये हम डिस्टिलेशन बॉइलिंग पॉइंट हम करते हैं। मिसाल के तौर पर लिक्विड्स की लिक्विफिकेशन जो होती है वो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस सिग्नल पर हम करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मिक्सचर है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की लिक्विड्स हैं और मैं लेता हूँ कि लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में जब फर्क हो तो उसका हम जब हीट देते हैं तो हीट देने के नतीजे में क्या होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो वो निकलता है और उसके बाद ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला बाद में निकलता है। इस तरह उसको प्यूरिफाई किया जाता है। अब इस तरह ये मुख्तलिफ किस्म के लिक्विड, मिसाल के तौर पर हम प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास एक कंटेनर है, उसको ढकने में प्रेशर कुकर में जब हम किसी चीज़ को पकाते हैं तो पकाने का क्या होता है, यहाँ पे ढकना मजबूती से बंद कर दिया जाता है। तो इसमें जो चीज़ पकाई जा रही हो, तो मिसाल के तौर पर इसमें वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो प्रेशर का यानी यहाँ पर प्रेशर को मॉलिक्यूल्स को निकलने नहीं देते, यूँ यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाती है। तो ज़्यादा प्रेशर की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी यानी इंक्रीज हो जाता है। यूँ जो चीज़ हम पकाते हैं उसके को पकने के लिए ज़्यादा हीट मिलती है, यानी पहले 100 तक हम हीट दे रहे थे, 100 के बाद सारा हीट जो
बनने में इस्तेमाल हो रहा था। अब थ्रेशोल्ड को जब हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, बाइलिंग पॉइंट 100 से आगे 110 115 वगैरह इस टेम्परेचर तक यानी वो बढ़ जाता है। तो यूर पानी में इनके अंदर वो कैपेसिटी बढ़ जाती है, हीट कैपेसिटी उसमें बढ़ जाती है और जो चीज़ हम पका रहे हैं उसको पकने के लिए ज़्यादा हीट मिलती है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज हमारा लेक्चर। उम्मीद है आप काफ़ी कुछ इन्हें सीख चुके होंगे। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के लिए आप तैयार रहें। अस्सलाम।